हेलो दोस्तों, बुक्सरम आपका बहुत स्वागत करता है। आज की बुक है रिच डैड पुअर डैड, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी नाम के लेखक की बेस्ट सेलिंग बुक है। कियोसाकी एक एशियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने अपनी टीचिंग्स और बुक्स के जरिए लाखों लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन का रास्ता दिखाया है। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। 1956 की बात है। 9 साल के रॉबर्ट कियोसाकी को निराशा महसूस होती है जब उनके अमीर दोस्त उनको अपने बीच हाउस पर इनवाइट नहीं करते। रॉबर्ट के बेस्ट फ्रेंड माइक के अलावा उस स्कूल में सारे बच्चे अमीर खानदानों से आते थे। रॉबर्ट अपने पिता से जाकर पूछते हैं कि पैसा कैसे बनाया जाता है, तो उनके पिता बोलते हैं कि अपना दिमाग लगाओ। रॉबर्ट के पिता काफी हाईली एजुकेटेड थे। उनके पास स्टैनफोर्ड जैसे नामी कॉलेजेस की डिग्रियां थी, पीएचडी भी थी और वह स्कूल में एक टीचर थे। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट के पिता अपने एक दोस्त के साथ घर लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि रॉबर्ट और माइक खाली टूथपेस्ट की ट्यूब्स को पिघलाकर गोल ढांचों में डाल रहे हैं। तब टूथपेस्ट की ट्यूब मेटल के डब्बों में आती थी। रॉबर्ट से पूछते हैं तो वह बताते हैं कि वह लोग सिक्के यानी पैसा बना रहे थे। रॉबर्ट के पिता दोनों बच्चों को साइड में लेके जाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी काफी अच्छी है, लेकिन इस तरह से पैसा नहीं बनाया जाता। वह बच्चों से कहते हैं कि अगर उनको पैसा बनाना जानना है तो वह माइक के पिता से जाकर बात करें, क्योंकि वह बिजनेसमैन थे। वह कुछ सुपरमार्केट स्टोर, वेयरहाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी और होटल जैसे बिजनेस चलाया करते थे, इसलिए उन्हें पैसा बनाने के बारे में ज्यादा नॉलेज थी। गौर करिए, इस कहानी में माइक के पिता रिच डैड हैं और रॉबर्ट के हाईली एजुकेटेड पिता को पुअर डैड कहा गया है। इसका कारण आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। रॉबर्ट माइक से कहते हैं कि रिच डैड के साथ एक मीटिंग फिक्स करो। मीटिंग उनके एक पुराने घर में हुई, जहां रिच डैड बिजनेस के मैनेजर, सुपरवाइजर और अकाउंटेंट से मिला करते थे। वेट करने के बाद रॉबर्ट का नंबर आया। रिच डैड बोले, मैं तुम्हें स्कूल की तरह लेक्चर देकर नहीं सिखाऊंगा, तुम्हें सीखना है तो मेरे लिए काम करना होगा। हर सैटरडे मेरे स्टोर पर 3 घंटे 10 सेंट पर घंटा के रेट पर, जल्दी बोलो हाँ या ना। रॉबर्ट हर सैटरडे सॉफ्टबॉल खेलने जाते थे, पर उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखकर हाँ बोल दी। हर सैटरडे दोनों बच्चे पुराने इस स्टोर में धूल मिट्टी के बीच बोरिंग काम करते। 3 हफ्ते बाद रॉबर्ट का संयम टूट गया। उन्होंने माइक से बोला, मैं क्विट करना चाहता हूँ। ये सुनकर माइक हंसने लगे। वह बोले कि पापा ने कहा था ऐसा होने ही वाला है। रॉबर्ट को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें बच्चा समझकर उनका फायदा उठाया गया है। जब वे रिच डैड से मिलने गए, रिच डैड बोले कि 10 सेंट पर काम कर तुम्हें कैसा लगा। रॉबर्ट ने जवाब दिया, मुझे पता चला कि आप एक नंबर के धोखेबाज हैं। आपने इतने कम पैसों पर बच्चों से मजदूरी कराई है, और सीखना तो दूर की बात है, आप हमसे मिलने भी नहीं आए। रिच डैड बोले, गुस्सा सीखने के लिए अच्छा है, इस पैशन को बनाए रखो। रही सीखने की बात, मैं तुम्हें सिखा ही रहा हूँ। आज तक मेरे किसी भी एम्प्लॉय ने मुझसे आकर यह जानने की कोशिश नहीं की कि पैसा कैसे बनाया जाता है। तुम और माइक बच्चे होने के बावजूद इस काम में पहले हो। कम पैसे के बिना दिमाग लगाए काम करने पर तुम्हें जो गुस्सा महसूस हो रहा है, वही गुस्सा सब अडल्ट्स को महसूस होता है। तब भी वह अडल्ट्स हर दिन सुबह उठकर अपनी नौकरियों पर जाते हैं, जहाँ ना वे रिच बनते हैं, ना उनको कुछ भी स्किल सीखने को मिलते हैं। इसका कारण जानना चाहोगे? कारण है डर, नौकरी खो देने का डर, कुछ और काम शुरू करके उसमें फेल हो जाने का डर, तो कभी अपने बिल्स ना पे कर पाने का डर। स्कूल सिस्टम तुम्हें एम्प्लॉय बनना ही सिखाएगा, कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देगा। बस एक महीने से दूसरे महीने तुम एक सैलरी से दूसरी सैलरी की ताक में पैसों के कंट्रोल में काम करते करते अपना पूरा जीवन बिता दोगे। रॉबर्ट को रिच डैड की कुछ बातें समझ आने लगती हैं। वे पूछते हैं कि हम क्या करें। जवाब आता है, सबसे पहले एक एम्प्लॉय की तरह सोचना बंद करो। पैसा ना होने के डर से ऊपर उठो और दिमाग चलाना शुरू करो। एम्प्लॉय की सोच से बाहर निकलने के लिए अब मैं तुम्हें कोई भी सैलरी नहीं दूंगा। ये सुनकर रॉबर्ट चौंक जाते हैं, पर वह यह ऑफर भी अपना लेते हैं। 3 और हफ्ते बीतते हैं। माइक और रॉबर्ट स्टोर में काम करते रहते हैं। एक दिन रॉबर्ट को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। वे कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लेते हैं और सारी बुक्स अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद माइक के बेसमेंट में वह एक कॉमिक बुक की छोटी सी लाइब्रेरी खोलते हैं, जहां वे बच्चों को 2 घंटे में 10 सेंट के चार्ज पर बुक्स पढ़ना अलाउ करते हैं। इसके बाद कुछ 3 महीने बाद वे दोनों बच्चे हर वीक $9.5 कमाने लगते हैं। बच्चों को ये करता देखकर रिच डैड बहुत ही प्राउड महसूस करते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि बच्चे पहला लेसन सीख गए, यानी कि रिच लोग एम्प्लॉय की तरह नहीं सोचते, वे पैसे के लिए काम नहीं करते। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। 1990 में माइक ने रिच डैड का एम्पायर संभाल लिया। वहीं 1994 में रॉबर्ट 47 साल की उम्र में रिटायर हो गए। लोग रॉबर्ट से आकर पूछते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें, मिलियनेयर कैसे बने। रॉबर्ट कहते हैं कि बात ये नहीं कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि ये बात है कि आप अपने हाथ में कितना पैसा संभाल पा रहे हैं। पहला रूल है कि असेट और लायबिलिटी के बीच अंतर समझिए। आसान भाषा में असेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, और लायबिलिटी वो हैं जो आपकी जेब से पैसा घटाते हैं। आपके सामने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दिख रही होंगी। इनकम स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जहां आपको आपकी इनकम और आपके खर्चे दिखते हैं। वहीं बैलेंस शीट वो एक स्टेटमेंट है जिसमें आपको आपके असेट्स और लायबिलिटी का अंतर दिखता है। एरो से हमने कैश के फ्लो को दिखाया है। आप समझ ही गए होंगे किस तरह से असेट्स आपके लिए पैसा ला कर देते हैं और लायबिलिटी आपका पैसा कम करते हैं। अब आपको सामने 3 चार्ट दिख रहे होंगे। 3 तरह के लोगों की कैश फ्लो को दिखा रहे हैं।
पहला है गरीब लोगों का, दूसरा मिडिल क्लास का और तीसरा रिच लोगों का। देखिए, मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी को एसेट्स खरीदने के लिए नहीं बल्कि लायबिलिटी खरीदने के लिए डाल देते हैं, जैसे घर का मोर्टगेज लोन, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट या कुछ और। इन्हीं लायबिलिटीज की वजह से काफी एक्सपेंसेस उनके लगातार खर्च होते रहते हैं। जबकि जो रिच लोग हैं वह कुछ लायबिलिटी में पैसे डालते जरूर हैं, पर एसेट्स में काफी ज्यादा पैसा डालते हैं। इसी कारण उनकी इनकम बढ़ती रहती है और जो इनकम आती रहती है उसको वे दोबारा अपने असेट कॉलम में इन्वेस्ट कर देते हैं। मिडिल क्लास का स्ट्रगल। जैसे जैसे मिडिल क्लास लोगों की किसी प्रमोशन या सालों काम करने के बाद इनकम बढ़ती है, उनके बड़े सपने और शौक के कारण वे बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ी जैसी चीजें यानी लायबिलिटी में पैसा डालने लगते हैं। यह बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल है कि एक घर आपका असेट है या आपकी लायबिलिटी। बहुत जनता के लिए घर उनकी सबसे बड़ी पूंजी है, उसमें वह अपने जीवन की सारी कमाई डाल देते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि इमोशनल वैल्यू घर की बहुत है, लेकिन तब भी घर के मेंटेनेंस में बहुत पैसा जाता है और बहुत मिडिल क्लास लोग घर को एक लोन पर खरीदते हैं जिसकी किस्तें वे सालों तक भरते रहते हैं और इवन इंटरेस्ट भी जाता है। तो इस मायने में घर एक लायबिलिटी ही है। लेसन नंबर 3, माइंड योर बिजनेस। रिच लोग अपने एसेट कॉलम पर फोकस करते हैं, जबकि आम जनता बस अपनी इनकम स्टेटमेंट पर। रिच बनने का तीसरा सीक्रेट है माइंड योर ओन बिजनेस। चाहे आप जो भी जॉब करें, साइड में अपना दूसरा काम शुरू करें, जिसे रॉबर्ट बिजनेस कहकर संबोधित कर रहे हैं। रॉबर्ट एक बंदे का उदाहरण देते हैं जो कि प्रोफेशन से अकाउंटेंट है, पर उनका बिजनेस है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। आप अपना बिजनेस अपनी पसंद से चूज करें, उससे जो भी इनकम आए उसे दोबारा आप नए एसेट्स खरीदने में डाल दीजिए। आपको अपने बिजनेस में जॉब की तरह पूरे टाइम प्रेजेंट नहीं होना पड़ेगा। ऐसे कुछ उदाहरण हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या कि रॉयल्टीज जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। रॉबर्ट ने अपना एम्पायर रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग पर खड़ा किया है। वे प्रॉपर्टी खरीदकर उसे बड़े दामों पर बेचते हैं। इस गेन पर उन्हें टैक्स भी नहीं देना पड़ता। टैक्स से छूट के लिए रिच लोग ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करना पसंद करते हैं। लेसन 4, हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। रॉबर्ट कहते हैं कि अमेरिका में टैक्स सिस्टम मिडिल क्लास और गरीब लोग लेकर आए थे ताकि रिच लोगों से पैसा लेकर समाज में डाला जाए। आज सरकार मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगाती है, लेकिन रिच लोग फिर भी अपने फाइनेंशियल एजुकेशन के कारण टैक्स में कुछ न कुछ बचा ही लेते हैं। एक ऐसा साधन है कॉर्पोरेशंस। कॉर्पोरेशन में सरकार एक इंडिविजुअल से कम टैक्स वसूल करती है। कॉर्पोरेशन में रिच लोग अपना पैसा डालते हैं। कॉर्पोरेशन एक नए स्टाफ को अपॉइंट करता है। अगर कुछ भी बेकार स्थिति में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए तो स्टाफ अपनी सारी जॉब्स खो बैठता है, पर रिच लोग उतना ही नुकसान झेलते हैं जितना उन्होंने कॉर्पोरेशन में शुरू में इन्वेस्ट किया था। इसके अलावा उनसे कुछ नहीं लिया जाता। रिच लोग स्मार्ट वकील, अकाउंटेंट हायर करते हैं जो उन्हें लीगली टैक्स कम से कम देने के तरीके बताते हैं। ऐसे में जहाँ एक आम आदमी हर साल अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में दे देता है, वहीं रिच लोग अपने खर्चे में टैक्स कम कर देते हैं। रिच लोग जैसा फाइनेंशियल IQ पाने के लिए 4 मेन स्किल्स हैं। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर लिखे नंबर को पढ़ना और समझना जरूरी है। दूसरा है इन्वेस्टिंग, जो पैसा आए उसे नए एसेट्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है। तीसरा है मार्केट को जानना, जो भी बिजनेस आप करें उसकी मार्केट की टेक्निकलिटीज को जानना बहुत जरूरी है। और लास्ट है लॉ, टैक्स के एडवांटेजेस और लॉ सूट से बचना। अपने देश के लीगल सिस्टम की जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके बिजनेस के लिए और आपके लिए भी। लेसन 5, द रिच इन्वेंट मनी। हम सबके पास असीम पोटेंशियल है रिच बनने का, लेकिन एक चीज जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है वो है सेल्फ डाउट। स्कूल के बाहर की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हमें काफी गट्स चाहिए। इसे डेयरिंग या बोल्डनेस जैसे नाम दिए जाते हैं। रियल वर्ल्ड में स्मार्ट लोग इतना आगे नहीं बढ़ते जितना बोल्ड लोग बढ़ जाते हैं। कारण यही है कि ये लोग रिस्क लेने से या गलती करने से टकराते नहीं। रिच लोग आपको बताएंगे कि पैसे से भी ज्यादा कीमती एसेट आपका माइंड है। आप कितना अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ा सकते हैं उस पर पैसा कमाना केंद्रित है। रॉबर्ट अपनी एक इन्वेस्टमेंट का उदाहरण देते हैं। अर्ली 1990 में इकोनॉमी डाउन थी, जहां लोग घर बेच रहे थे, रॉबर्ट खरीद रहे थे। $1,00,000 के घर $75,000 जितने सस्ते मिल रहे थे और बैंकरप्ट वकीलों के यहाँ तो ये घर बस $20,000 के दाम पर बिक रहे थे। रॉबर्ट ने $20,000 में एक ऐसा घर खरीद लिया। शुरू में बस $2,000 डाउन पेमेंट देकर उसकी बुकिंग करा ली। जब पेपर वर्क हो रहा था तब उन्होंने एड निकलवा दिए। उसमें लिखा कि $75,000 की प्रॉपर्टी $60,000 में खरीदें। जल्द ही उन्हें एक बायर मिल गया और उन्होंने यह घर बेच दिया। बायर का भी फायदा हुआ और रॉबर्ट का भी। इसी तरह उन्होंने $20,000 पर खरीदा घर $60,000 पर बेच के सिंपल तरीके से $40,000 का प्रॉफिट कमा लिया। ये $40,000 बायर उनको मोर्टगेज लोन पर सालों तक वापस करता रहेगा। हर साल वे इंटरेस्ट से भी कमाएंगे। आप सोचेंगे अगर बायर ये पैसे ना दे पाए तो क्या होगा? सिंपल है, घर वापस रॉबर्ट के पास आ जाएगा और वह इसे बड़े दामों पर बेच देंगे। इस तरह रॉबर्ट ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर केवल $2,000 डाउन पेमेंट शुरू में देकर $40,000 कमाए। यहाँ रॉबर्ट दोहराते हैं कि इस प्रोसेस में बताए गए फाइनेंशियल IQ के 4 कंपोनेंट की समझ होना बेहद जरूरी है, यानी अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग मार्केट और लॉ। लेसन 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। जॉब सिक्योरिटी रॉबर्ट के पुअर डैड के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जबकि रिच डैड लर्निंग को इंपॉर्टेंस देते थे। रॉबर्ट ने ग्रेजुएशन होते ही US मर्चेंट अकेडमी में स्टैंडर्ड ऑयल नाम की एक कंपनी ज्वाइन कर ली।
उनकी पे अच्छी थी और बस 7 महीने ही काम करना होता था। 6 महीने बाद रॉबर्ट ने वहां से क्विट कर दिया। ये सुनकर उनके पुअर डैड को एक धक्का सा लग गया। उन्होंने पुअर डैड को बोला कि वे फ्लाइंग सीखना चाहते हैं, इसीलिए मिलिट्री ज्वाइन कर रहे हैं। 1973 में वियतनाम वॉर से वापस आकर रॉबर्ट ने मिलिट्री भी छोड़ दी और जेरोक्स नाम की एक छोटी कॉपिंग मशीन बेचने वाली कंपनी ज्वाइन कर ली। उनके एजुकेटेड डैड यानी पुअर डैड को सेल्स की नौकरी बहुत छोटे दर्जे की लगती थी, लेकिन रिच डैड रॉबर्ट के हर फैसले से खुश थे। उन्हें पता था कि रॉबर्ट हर नौकरी कुछ न कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं, जैसे ऑयल कंपनी और मिलिट्री में लीडरशिप और जेरोक्स में सेलिंग सीखना। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्हें अक्सर ऐसे काफी टैलेंटेड लोग मिलते हैं जो अगर एक और स्किल सीख लें और उस पर फोकस करें तो उनकी इनकम कई गुना बढ़ सकती है। एक बार उन्हें एक यंग रिपोर्टर मिलती है जो बताती है कि उसका सपना बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने का है। रॉबर्ट उनका काम पढ़ते हैं तो उन राइटिंग स्टाइल से काफी इंप्रेस होते हैं। रिपोर्टर कहती है कि उन्होंने अपना काम काफी जगह भेजा पर कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। रॉबर्ट उसे सुझाव देते हैं कि कोई सेलिंग कोर्स ज्वाइन करे। वह यह सुनकर काफी ऑफेंड हो जाती है। बोलती है कि मैंने इतने साल लिटरेचर की पढ़ाई इसलिए नहीं की कि अंत में मैं सेल्स जैसी छोटी चीज सीखूं। यह कहकर वे गुस्से में रूम से बाहर निकल जाती है। इस उदाहरण से हमें टैलेंटेड लोगों के ना सीखने का माइंडसेट दिखता है। लेसन 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल। 5 कारण जिनकी वजह से आप बड़े एसेट्स नहीं कमा पा रहे। पहला है डर। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसा खोना किसी को भी नहीं पसंद, तभी वे आज तक किसी भी रिच इंसान से नहीं मिले जिसका पैसा डूबा ना हो। पैसा खोने का डर काफी लोगों को खा जाता है। इन लोगों के लिए रिच बनने की जॉय से ज्यादा बड़ा है पैसा खो देने का डर, इसलिए आगे नहीं बढ़ते। दूसरा सिनिसिज्म। सिनिसिज्म वो अवस्था है जब डर इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि लोगों को लगता है कि किसी भी समय मेरे ऊपर आसमान गिर जाएगा, कोई ना कोई बुरी चीज होने ही वाली है, इकोनॉमी डाउन होने वाली है या कुछ ना कुछ उनके साथ बुरा ही होगा, इसलिए वह कभी इन्वेस्ट नहीं करते। अगला है बुरी आदतें और आलस। हमारी रोज की आदतें ही हमें हर तरह की सक्सेस दिलाती हैं। अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पैसा बनाने के बारे में सोचना अपने आप को जिम जाकर वर्कआउट करने के लिए मोटिवेट करने जैसा है। शुरू में आपको आलस जरूर आएगा पर आखिर में आप अपने आप को थैंक यू ही बोलेंगे। अगला है एरोगेंस या ईगो। रॉबर्ट कहते हैं कि जब भी वे एरोगेंट हुए हैं उन्होंने पैसा गवाया है। अपनी कमी को इग्नोर नहीं करना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। लास्ट लेसन, गेटिंग स्टार्टेड। लोग रॉबर्ट से पूछते हैं मैं स्टार्ट कैसे करूं, तो वह जवाब देते हैं कि हर किसी में एक फाइनेंशियल जीनियस छुपा है, बस उसे बाहर लाने की देरी है। मोस्टली लोग बस एक जॉब लेकर उसके बाद सोचना बंद कर देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं आप लोगों को अपने फॉलो किए हुए स्टेप्स बता सकता हूँ। पहला है अपनी स्पिरिट के करीब कोई पावरफुल रीजन ढूंढिए। एक सेंस ऑफ पर्पस हर चीज में जरूरी है। मेरा सेंस ऑफ पर्पस था कि मुझे एम्प्लॉय की तरह जीवन भर काम नहीं करना था। मुझे चाहिए था कि मेरा पैसा मेरे लिए काम करे ताकि मुझे खाली टाइम में अपने इंटरेस्ट की चीजें जैसे गोल्फ करने को टाइम मिल सके। आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे फैमिली की जिम्मेदारी या कुछ और। अगला है मेक डेली चॉइसेस। हर दिन अपने फाइनेंशियल IQ को बढ़ाने की दिशा में सोचें। अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट नहीं समझते तो पहले उसे सीखने पर गौर कीजिए। चूज फ्रेंड्स केयरफुली। हर तरह के दोस्त जरूरी हैं, सबसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मेरी सलाह है कि आप ऐसे दोस्त जरूर बनाएं जिनसे आपको फाइनेंशियली इंस्पिरेशन मिले। नेक्स्ट, मास्टर अ फॉर्मूला एंड लर्न अ न्यू वन। रॉबर्ट ने 26 साल की उम्र में एक रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की क्लास ज्वाइन की थी, जिनसे उनको एक पैसा कमाने का फॉर्मूला मिला। इसी तरह आप भी अलग अलग फॉर्मूला सीख सकते हैं, पर टाइम लगाना पड़ेगा। अगला है पे योरसेल्फ फर्स्ट। ज्यादातर लोग जैसे ही उनके पास पैसे आते हैं वह अपने बिल, कार के लोन की पेमेंट या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने पर ध्यान देते हैं, जबकि रॉबर्ट कहते हैं आप अपनी इनकम का पैसा पहले अपने फाइनेंशियल ग्रोथ में मतलब अपने एसेट कॉलम में लगाइए, तो आप अपने सपनों पर ध्यान दे पाएंगे। अगर आप पहले सारे खर्चों पर ध्यान देंगे तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी पैसा इन्वेस्ट करने की। नेक्स्ट है पे योर ब्रोकर्स वेल, द पावर ऑफ गुड एडवाइस। मैं अपने रियल एस्टेट एजेंट, अकाउंटेंट, लॉयर्स को अच्छा पे करता हूँ। रिच बनने में ये लोग वैल्यूएबल एडवाइस देते हैं। अगर मैं इन्हें सही पे नहीं दूंगा तो ये दिल से मेरे फेवर में काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है यूज असेट्स टू बाय लग्जरीज। ज्यादातर आम लोग जैसे ही सैलरी आती है लग्जरी बैग्स, जूते या गाड़ी जैसी चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि लायबिलिटी है। रिच लोग लग्जरी लेने से पहले उसको अफोर्ड करने में ध्यान देते हैं, मतलब असेट्स कॉलम में इन्वेस्ट करते हैं ताकि इनकम बढ़े। अगला है रिच एंड यू शैल रिसीव, द पावर ऑफ गिविंग। रॉबर्ट बोलते हैं कि मेरे दोनों पिता टीचर्स थे। पुअर डैड स्कूल के में टीचर थे और रिच डैड ने उनको लाइफ लेसन्स पढ़ाए। मेरा मानना है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले तुमको निस्वार्थ भावना से सामने कुछ देना पड़ेगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप किसी की फाइनेंशियली मदद कीजिए। अगर आपको सेल्स सीखना है तो आप किसी को कुछ सेल करना सिखाइए। खुले दिल से जब आप लोगों के लिए कुछ करेंगे तो वह कई गुना वापस आपके पास आएगा। रॉबर्ट ने अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल लेसन्स अपने रिच डैड से सीखे, जबकि वह बस 8th क्लास तक पढ़े लिखे थे। उनके पुअर डैड के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां जैसे PhD थी, फिर भी वह अपनी लाइफ में बस एक एम्प्लॉय की तरह सोच पाए, इसलिए उनको काफी फाइनेंशियल स्ट्रगल का सामना भी करना पड़ा। वहीं रिच डैड के सारे बिजनेस लगातार उन्हें अमीर बनाते रहे। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।